अब नेक्स्ट आगे एडमिनिस्ट्रेशन के में और क्या देखेंगे, तो हाँ अब क्या हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए द गवर्नर्स of the provinces where royal princes at first। तो ये तो हम लोग शुरू से ही देखते आए हैं कि जो राजकुमार वगैरह होते थे उनको प्रोविंस का गवर्नर बना दिया जाता था, ताकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन की एक क्या मिले, एक एक्सपीरियंस मिले, कैसे चीज़ों को संभालना है उसका उन्हें क्या मिलेगा, एक एक्सपीरियंस मिलेगा। और जनरली कभी कभी मैक्सिमम हमने क्या देखा था कि एक बार उनका मतलब एक जगह दूसरे उनका ट्रांसफ़र भी किया जाता रहा है, ताकि वो अलग अलग जगहों को समझ सके, अलग अलग प्रोविंसेस को जान सके। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया, तो रब करूँ। अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। हाँ, अब अगर मान लीजिए कि भाई प्रोविंस 4 हैं या 5 प्रोविंस हैं, लेकिन अगर हर प्रोविंस में उतने राजकुमार हैं ही नहीं, मान लीजिए राजकुमार की संख्या 1 है या 2 है, प्रोविंस 4 हैं 5 हैं, तो फिर वहाँ क्या किया जाता था, तो वहाँ पर जो फैमिली है, रूलिंग फैमिली, उसके अपने वो अपने रिश्तेदार या अपने खास लोगों को क्या कर देते थे, अपॉइंट कर देते थे। तो इसमें ये बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा, और ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बस इसको यहाँ रखिए कि प्रोविंस का गवर्नर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। तो वहाँ पर जो राजा होता था वो अपने खास लोगों को अपॉइंट करता था, और ये हम अब से नहीं, वहाँ से मौर्य साम्राज्य और उससे पहले से इस चीज़ को हम देखते आए हैं। और मौर्य साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन पहला था जिसको हमने पढ़ा, और वहाँ भी हमने यही पाया कि अशोक के बारे में क्या पढ़ा था कि वो पहले उज्जैनी का गवर्नर था। तक्षशिला में दिक्कत हुई तो उसको तक्षशिला भी भेजा गया रिवोल्ट को संभालने के लिए, यानी उसको ख़त्म करने के लिए। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो राजा होता था उसके पुत्र यानी राजकुमार वगैरह गवर्नर प्रोविंस के होते थे। बट अब हम कह रहे हैं प्रोविंस 4 हैं 5 हैं और राजा के राजकुमार एक ही है, तो वो कैसे काम चलेगा, तो कहाँ पर उन लोग को अपॉइंट किया जाए। तो उसके लिए फिर क्या किया गया, फिर वही हुआ कि भाई अपने रिश्तेदार जो होते थे, कभी राजकुमारियों के जो रानियां होती थी उनके भाई लोग, यानी कि जो राजा है उसका ब्रदर इन लॉ, या अपने अंकल के लड़के को, अपने भाई को, इस तरह से क्या करते थे लोग, उन लोगों को प्रोविंस का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता था। रुद्रदामन वगैरह टाइम पर हमने देखा था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य थे तो उन्होंने जो लेक था उस लेक पर का निर्माण वगैरह के टाइम ने देखा था कि वहाँ का जो उस प्रोविंस का गवर्नर था, कहाँ पर, सूरत की लेक, याद कीजिए जो रुद्रदामन अभिलेख में हमें मिलता है, तो वहाँ पर उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ को ही तो अपॉइंट किया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हमें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, और ये चीज़ें वहाँ से लेकर अभी तक कंटिन्यू चल रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द प्रोविंशियल गवर्नर had a large measure of autonomy, has a large measure of autonomy as they held their own
courts. Next, appointment या appointed their own officers and maintained their own armies. तो ये चीज भी आपको समझना होगा कि राजा जो है वो तो सेंटर में बैठा हुआ है, तो अभी क्या, अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास क्या है, अपनी सरकार है, अपना अपने लोग हैं, अपना लेजिस्लेटिव सब कुछ है। तो बस इसको भी इसी तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब कुछ अपना इंडिपेंडेंट हो गया, नहीं, ये अपने लोकल मुद्दे वहां सुलझा रहा है। क्योंकि भाई एक प्रोविंस भी छोटा हिस्सा तो है नहीं कि एक से दो चीज़ों से काम चलेगा। एक प्रोविंस को भी संभालना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ भी उसको क्या चाहिए, हैंड्स चाहिए। तो वो हैंड्स क्या है, तो ये जब गवर्नर बना तो ये अब भाई अब वहाँ से राजा को क्या मालूम कि प्रोविंस कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है। तो वो उसकी जिम्मेदारी किसके, गवर्नर। तो गवर्नर अपने लोग, अपना कोर्ट, अपने लोकल लेवल पे सब कुछ संभालता था। और यहाँ तक कि लॉ एंड ऑर्डर वगैरह मेंटेन करने के लिए एक छोटी सी आर्मी भी इसकी अपनी खुद की होती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो राजा से बड़ा हो गया, राजा से इंडिपेंडेंट हो गया, बिल्कुल नहीं। वो राजा के अंडर में ही है। तभी तो राजा क्या कर रहा है, यहाँ पर अपने खास लोगों को अपॉइंट कर रहा है ताकि वो इतने बड़े रीजन को हमसे कहीं लेकर अलग ही ना हो जाए, कहीं बगावत ना कर दे। और हमने देखा कई बार ऐसा हुआ है कि प्रोविंस के गवर्नर्स वगैरह दिल्ली सल्तनत के टाइम में देखा है कि उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट किया, है ना। ये सारी बातें लिखिएगा, एक इसी के अंडर प्रोविंशियल गवर्नर लिखिएगा। दे इवन issued their own coins but of small denomination। यहाँ तक प्रोविंशियल गवर्नर के पास ताकत होती थी कि ये अपने खुद के सिक्के भी छपवा देते थे, यानी मिंट करवा देते थे। बट उसमें एक कंडीशन ये है कि वो जो सिक्के होते थे वो जो राजा के द्वारा मिंट कराए गए सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, उसके मुकाबले उनका डिनोमिनेशन कम होना चाहिए। जैसे अगर राजा 2000 का नोट निकाल रहा है तो प्रोविंशियल गवर्नर मैक्सिमम 1000 या 1500 के नोट निकालेगा। उस 2000 से बड़ा नोट प्रोविंशियल गवर्नर नहीं प्रिंट करवा पाएगा। इसको इस तरह आप समझ लो। तो क्वेश्चन जो बन सकता है वो इस तरह बनेगा ट्रू एंड फॉल्स में कि इवन इन द विजयनगर एम्पायर द प्रोविंशियल गवर्नर्स कुड मिंट देयर ओन कॉइन्स, या कुछ डिनोमिनेशन को लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि हाँ, कॉइन तो वो, क्योंकि आपने शायद ही कहीं पढ़ा हो कि प्रोविंशियल गवर्नर कॉइन मिंट कराता हो। ना ही दिल्ली शब्द में पढ़ा है और ना ही आपने एंशिएंट इंडिया में पढ़ा है, ना ही आपने चोला में पढ़ा है, ना ही आपने राजपूताना, कहीं नहीं पढ़ा है। पहली बार आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि गवर्नर अपने कॉइन मिंट करा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को समझिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हाँ, तो खैर ये सब तो चलिए, अब आते हैं थोड़ा सा, तो हाँ इस चीज को लिख लीजिएगा, लिखिएगा इस पॉइंट को। 10 it would not be totally wrong to assume that
विजयनगर was more a confederacy than a centralized empire. ठीक, तो यहां तक तो हमने समझा। अब थोड़ा सा लैंड रेवेन्यू पर या रेवेन्यू वगैरह की बातें भी कर लेते। तो एक लाइन गैप करके लिख लीजिए, लिखिएगा हाँ, ये लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड generally 1/6 of the produce। ठीक, और ये कैसे फिक्स होता था? तो इन्होंने लैंड को डिवाइड कर रखा था। किस तरह लिखिएगा, टू एसेस द प्रॉपर revenue entire land was classified into 4 parts। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने लैंड को 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। पहला ए लिखिएगा द वेटलैंड, बी द ड्राई लैंड, सी ऑर्चर्ड्स एंड डी क्या है, द वुड्स। वुड्स का मतलब क्या? जंगल। ठीक है, वेटलैंड का मतलब क्या? जहां पर अच्छी सिंचाई की व्यवस्था हो या वहां पर हमेशा जमीन दलदली बनी रहे। ड्राई का मतलब वहां इरिगेशन के साथ खेती हो रही है। ऑर्चर्ड्स मतलब आप समझ सकते हो जहां पर फूल पौधे बागान हो, और वुड यानी कि जहां पर जंगल हो। ठीक है, चीजें क्लियर है यहां? चलिए, अच्छा, इसके बाद इन्होंने एक बना रखा था पुलिस टैक्स। क्या बना रखा था? पुलिस टैक्स। लिखिए, द पुलिस टैक्स वाज, तो यहां लिखेंगे, लिखिए द पुलिस टैक्स वाज known as अरासू स्वतंत्रम। स्वात्रम, ये क्या है? पुलिस टैक्स। नेक्स्ट लिखिएगा, देयर वाज ए सेपरेट लैंड रेवेन्यू SVATANTRAM, ये M है।
देयर वाज ए सेपरेट लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट known as Astawans. There was a separate land revenue department known as Astawans. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। तो इकोनॉमी में मेनली क्या था, यही था कि भाई एग्रीकल्चर से टैक्स आता था और ये सारी चीज़ें इस तरह से चलती थी। तो चीफ ऑक्यूपेशन जो था वो क्या था, एग्रीकल्चर। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ और था कि कहीं कहीं पर क्या थे, माइंस थे। क्या थे, माइंस। तो उनको कहा जाता था, मतलब माइंस में क्या था, तो गोल्ड माइंस थे। तो चाहिए तो इसको लिख लीजिए, लिखिए डायमंड माइंस वेयर लोकेटेड इन कुरनूल एंड अनंतपुर। कुरनूल, KURNOOL, कुरनूल एंड अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर क्या थे, गोल्ड डायमंड माइंस थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द चीफ गोल्ड कॉइन वाज द वराहा। ये गोल्ड कॉइन को नॉमिनेशन मिला हुआ है, वराहा। जैसे जीतल था, ठीक है, तो क्या था, टंका था, जीतल है, तो सब क्या है, अलग अलग मेटल्स के कॉइन है। तो जो गोल्ड का कॉइन है उसको कहा जाएगा वराहा, ठीक। बट वेट्स एंड मेजर्स varied from place to place। तो यूनिफॉर्मिटी तो थी, लेकिन एकदम एक्यूरेट यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, ठीक है। बाकी तो यहां पर क्या, एक्सपोर्ट भी हुआ करता था, जैसे सिल्क क्लॉथ का, स्पाइसेज, राइस, शुगर, इन सब चीज़ों के एक्सपोर्ट हुआ करते थे। और इंपोर्ट में हॉर्सेज, पर्ल्स, कॉपर, चाइना सिल्क, ये सबों का क्या होते थे, इंपोर्ट होते थे। तो चाहिए तो यहाँ लिख लीजिए, एक्सपोर्ट आइटम्स। एक्सपोर्ट आइटम्स लिखिए, कॉटन, सिल्क क्लॉथ्स, स्पाइसेस, राइस एक्सेट्रा। और यहाँ पर लिखिए इंपोर्ट आइटम्स। इंपोर्ट में क्या है, हमने देखा था हॉर्सेज। हॉर्सेज के तो कृष्ण देव राय ने क्या किया था, पोर्टुगीज के साथ अच्छे संबंध बनाए थे, अरेबियन एंड पर्सियन हॉर्सेज के लिए। तो इसमें क्या लिखेंगे, हॉर्सेज। हॉर्सेज के साथ फिर क्या हो रहा है, कॉपर का यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है, चाइना सिल्क का इंपोर्ट हो रहा है, वेलवेट क्लॉथ का इंपोर्ट हो रहा है, एक्सेट्रा। मरकरी वगैरह था पर उतना बहुत बड़े लेवल पे नहीं था। तो इतनी चीज़ों का यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है।
जिसमें मेन क्या था, हॉर्सेज। और यहाँ पर एक्सपोर्ट आइटम में तो कॉटन है, सिल्क क्लॉथ है, स्पाइसेज है, राइस है, इन सब चीज़ों का, शुगर है, इन सब चीज़ों का क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया, इसको अब रब कर दूँ, ठीक है।